ये सब योजनाएं कॉन्ट्रैक्टर बनाता है और जब कॉन्ट्रैक्टर बनाता है तो वो समाज का, समुदाय का, राष्ट्र का, राज्य का हित नहीं देखता। वो केवल केवल अपने लाभ के लिए काम करता है। वो राष्ट्र के लिए शुभ है कि नहीं, समाज के लिए शुभ है कि नहीं, इस बात का ध्यान नहीं रखता। तो अभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो देश है, हमारा जो लोकतंत्र है, वो ठेकेदारों द्वारा संचालित है, वो उद्योगपतियों द्वारा संचालित है। उद्योगपति को जिस प्रोजेक्ट में, जिस प्लान में फायदा होता है, वो तो फटाक से पास हो जाता है, और जिसमें गरीब का हित होता हो, समाज का हित होता हो, राष्ट्र का हित होता हो, वो प्रोजेक्ट सालों साल लटके रहते हैं, वो पास ही नहीं होते। तो ये जो दर्शन हो रहा है आज विकास का, असल में ये विकास बिल्कुल विनाशकारी बन गया है, और ये विकास बहुत लालची विकास हो गया है। लोग ठेकेदार पैसा बांट के किसी को भी तोड़ के अपने साथ लगा। सर, इस देश में विकास का जो काम है वो पानी का काम, वो समाज करता रहा है लंबे समय से। बाद में ये काम धीरे धीरे सरकार अपने हाथ में लेने लगी, पंचायत से लेके ऊपर तक। तो क्या कोई ऐसी एक स्थिति हो सकती है समाज और सरकार के बीच में सामंजस्य हो और पानी का काम भी हो? देखो, पानी का काम कभी भी सरकार पूरा नहीं कर सकती। पानी का काम तो राज, समाज दोनों मिलकर ही पूरा कर सकते हैं। और इन दोनों के सामंजस्य के लिए, जैसे पुराने ज़माने में क्या था कि राजा पानी के काम के लिए जितनी भी ज़मीन लगे थी वो ज़मीन देता था, और जो महाजन था वो उसके लिए पैसा देता था, और समाज पानी के काम के लिए पसीना देता था। तो ये मिलकर राज, समाज और महाजन मिलकर इस काम को क्या करते थे। अभी क्या हुआ है कि राज ने ये मान लिया है कि ये जो प्रजा है, इस प्रजा को अपने कब्जे में रखना। तो प्रजा में कब्जे में रखना, तो फिर उसको पीने का पानी भी वो देगा, और सारी चीज़ें वो अपने हाथ में रखकर देने वाला बनता है। तो जब राज दाता बन जाता है तो समाज अधीन हो जाता है। तो आज की तारीख में समाज राज के अधीन दिखता है, इसलिए समाज अपने आप से कुछ नहीं करता। ये बात अलग है कि हमारे राजस्थान जैसे राज्य में लोगों ने मोटिवेट होकर, रियलाइज करके 7 मरी हुई सूखी नदियों को पुनर्जीवित कर लिया। तो ये तो समाज का काम था, तो समाज ने वहाँ तो कर लिया। लेकिन ये जगह सब जगह समाज नहीं करता, क्योंकि आज हमारा राज्य ये कहता है कि जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, और ये जो बढ़ी हुई जनसंख्या है ये अपने काम अपने आप पूरे नहीं कर सकती। इसलिए राज को गंगा का पानी ला के पिलाना पड़ेगा, जमुना का पिलाना पड़ेगा, जगह जगह से दूसरों का पानी लूट के लाना पड़ेगा और दूसरों का पानी पिलाएंगे। जैसे दिल्ली को गंगा का पानी पिलाते हैं, गंगा का पानी दिल्ली के लोगों का तो नहीं है, लेकिन लेके आते हैं ना भाई। तो ये जो समाज है, ये समाज अब बिल्कुल अधीन हो गया है राज के, और जब समाज राज के अधीन होता है तब समाज खुद अपने आप लड़ने का रास्ता भूल जाता है। जहाँ जहाँ थोड़ा कष्ट होता है या लोगों को एहसास हो जाता है, जैसे हमने राजस्थान के लोगों को एहसास कराया कि नहीं, राज की तरफ देखने की जरूरत नहीं, चलो खड़े होते हैं, हम लोग खुद करते हैं। तो हमारे लोगों ने पिछले 30 सालों में 10,000 से ज़्यादा जल संरचनाओं का निर्माण कर लिया। 8,600 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जो बेपानी थी उसको पानीदार बना लिया। 7 मरी हुई सूखी नदियों को शुद्ध सदा नीरा बना के जिंदा कर दिया। तो ये समाज ने किया, ये कोई मैंने नहीं किया या किसी संस्था ने नहीं किया, समाज ने अपने बलबूते पर किया, समाज के बलबूते पर ये काम पूरा हुआ। इसलिए वहाँ पानी का काम हो गया। जो समाज उजड़ गया था, जिस समाज के मन में लाचारी, बेकारी थी, वो समाज आज पानीदार बन गया। तो समाज को यदि लाचारी, बेकारी और बीमार समाज को आप पानीदार बनाना चाहते हैं तो वो उन्हीं के तरीके से बनेगा। ये राज्य के ये कहने पर कि समाज कुछ नहीं कर सकता, आप पानी भी हम पिलाएंगे, दवाई भी हम, जो भी कुछ है उसको जिंदा रखने के सारे काम हम करेंगे, और उसके पीछे उसका आर्गुमेंट ये है कि अब हमारी जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, समाज की ज़रूरतें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए हमें राज्य के अधीन होना पड़ेगा। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। तरीका ये है, अच्छा राज्य वो होता है और ख़ासकर लोकतंत्र वो होता है कि समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उसको सबल और पुष्ट करने के लिए उसमें विश्वास पैदा करता है और उसको काम करने के लिए तैयार करता है। आज समाज को तैयार करने का काम राज ने छोड़ दिया है। आज समाज से राज डरने लगा है। राज को ये डर लगता है कि समाज यदि तैयार हो गया तो फिर हम किस मुंह से वोट मांगेंगे।
अभी तो हम उनको कुछ बांट के, कुछ पैसा बांट के, कुछ देकर, कुछ लेकर वोट मांग लेते हैं और उसको कुछ बता के कि देखो हमने तुम्हारे लिए सड़क बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम हमें वोट दो। तो आज पैसा और पैसे का लालच दिखा के सारे राजनीतिक दल वोट मांगते रहते हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल इस बलबूते का होता कि समाज खराब होगा, वो हो जाता। पर राजनीतिक दल तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे संविधान में कोई दल, कोई पार्टी शब्द ही नहीं है, या कोई पार्टी सरकार बनाए ऐसा कोई चलन नहीं है। लेकिन एक जमाना था जब हम आज़ादी की आंदोलन में हमारे देश के समर्पित राजनेताओं ने कहा कि भाई ठीक है, संविधान में नहीं है लेकिन संविधान के बाहर भी हम लोग संविधान बाह्य घटना लिख के पहला चुनाव करवा लिया, और पहला चुनाव में लिखा कि ये संविधान बाह्य घटना है। लेकिन उसके बाद भी वो क्रम चलता रहा, और अब तो दलगत जो वो भी उसमें और गड़बड़ कर दिया। और मुझे लगता है या तो हमारे संविधान में एक दलगत व्यवस्था होनी चाहिए। अब क्या होता है कि एक आदमी जो 2 साल से राजनीति में आता हो, वो इस देश में कौन लोकसभा में जाएगा उसका टिकट तय करता है। तो जब टिकट तय करने वाला एक आदमी हो जाता है, तो फिर इस देश की लोकसभा में कैसे लोग होंगे, कौन लोग जाएंगे? मुझे लगता है कि इस देश में यदि सचमुच अभी भी लोकतंत्र बचाना है, तो लोक उम्मीदवारी का जो पैटर्न है वो शुरू करना पड़ेगा। लोग अपना उम्मीदवार तय करें और लोक उम्मीदवार ही संसद में जाएगा, ये सुनिश्चित हो, तो फिर ये दलगत राजनीति से मुक्त हमारा वास्तविक लोकतंत्र बनेगा। हम यदि वास्तविक लोकतंत्र बनाना चाहते हैं तो हमारी जो लोकसभा है वो लोगों की सभा बननी चाहिए। और वो लोगों की सभा जब होगी जब कोई बिना किसी दल के टिकट के लोगों की वोट से, लोगों की सर्वसम्मति से, या लोगों के बहुमत से, लोगों की राय से वो चुनकर लोकसभा में जाएगा, तो लोकतंत्र होगा। अभी तो लोकसभा में जो जाता है वो किसी पार्टी के अध्यक्ष की मर्जी से दिए गए टिकट पर चुन के जाता है, वो लोकसभा नहीं है। सर, भारतीय राजनीति में मुझे आपसे बात करनी है। उससे पहले जो पॉलिसी है हमारे यहाँ पानी की, तालाबों को लेके, नदियों को लेके, उस पॉलिसी में किस तरह के बदलाव की ज़रूरत है, या पॉलिसी अच्छी है सिर्फ इम्प्लीमेंट की प्रॉब्लम है? देखो, पानी के बारे में हमारे संविधान में सेक्शन G51 में नदियों को, जंगल को, पहाड़ों को, इन सब को जो प्राकृतिक तौर पर पानी के स्रोत हैं उनके संरक्षण का जुम्मा लिखा है। लेकिन हमारी सरकारें नदी तालाब का संरक्षण तो दूर, अभी तो जो वर्षा का जल है उसको भी गंदे जल में मिला देती है, और गंदे जल में मिलाकर एक मैले की मैली राजनीति करती है। मैले की मैली राजनीति का मतलब क्या है? मैले की मैली राजनीति का मतलब ये है कि पहले जो अच्छा पानी है, वर्षा जल है, उसमें तुम गंदा जल मिला दो। जैसे दूध में हम एक बूंद दही छाछ मिलाते हैं, पूरा जावन, एक बूंद जावन से पूरी दही जम जाती है। ऐसे ही हमारे थोड़े से गंदे जल से पूरा वर्षा जल गंदा जल हो जाता है। तो फिर उस पूरे वर्षा जल को जो गंदा हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए हमें बड़े बड़े STP चाहिए। तो बड़े बड़े STP को लगाने के लिए हमें फिर वर्ल्ड बैंक का कर्जा चाहिए, एशियन डेवलपमेंट का कर्जा चाहिए। तो फिर हम ग्लोबली अधीन होते जाते हैं और दूसरों का पैसा लेके, दूसरों से पैसा मांगने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कौन करता है ये मैले की मैली राजनीति? मैले की मैली राजनीति ये लोग करते हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस करती हैं, पार्टियां करती हैं, क्योंकि पार्टियों को उसमें से कमीशन मिलता है, पैसा मिलता है। इसलिए मुझे ये कहना है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे हाई कोर्ट ने, हमारी बहुत सारी सेशन कोर्ट्स ने तालाबों को, जो हमारी पुरानी जल संरचनाएँ हैं, उनको अतिक्रमण मुक्त करने, उनको संरक्षण करने, उनको आज़ादी के वक्त उनका जो स्टेटस था वैसा स्टेटस बनाने के लिए साफ साफ ऑर्डर दिए हैं। लेकिन उन ऑर्डरों की पालना कराने वाली कोई सरकार, कोई पार्टी आगे नहीं आती। सारी राज्य सरकारों के पास सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, लेकिन उसको वो पालना नहीं कराती। किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का या किसी भी कंपनी का कोई नुकसान होता हो तो वहाँ बड़ी से बड़ी पुलिस चली जाती है, और जो अपने जल जंगल जमीन को बचाने वाले लोग हैं उनको पकड़ के जेल में घूस देती है। लेकिन जो लोगों के तालाब हैं, उन तालाबों के अतिक्रमण हटाने वाले,
उन तालाबों को शुद्ध सदा नीरा बना के रखने वाले लोगों को तो जेल भेज देते हैं, लेकिन जो इनको गंदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कभी कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे ये लगता है कि इस वक्त हमें इस बात की ज़रूरत है कि हमारे जितने भी तालाब हैं, हमारे जितने भी जल स्रोत हैं, उनका सीमांकन और चिन्हीकरण होना चाहिए। अंग्रेजी में उसको कहते हैं डिमार्केशन और नोटिफिकेशन होना चाहिए। तो ये सीमांकन और चिन्हीकरण हो तो फिर समाज जगह जगह लड़ेगा और अपने तालाबों को बचाएगा। आज समाज को ये पता ही नहीं है कि उनके तालाब की जगह कहाँ है, उनकी नदी की ज़मीन कहाँ है। तो कम से कम समाज को राज्य का ये जिम्मा है कि वो अपनी इन सारी ज़मीनों को बताए। लेकिन कोई एसडीएम, कोई तहसीलदार, कोई कलेक्टर, कोई कमिश्नर, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस काम पर लगा नहीं है, जो कि आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वो इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमारी पॉलिटिकल पार्टियां इस बारे में बिल्कुल बेरुखी रखती हैं। हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसकी चिंता नहीं है कि हमारी नदियां, हमारे तालाब संरक्षित हों और हमारे जीवन का आधार जो नदी थी, जो पानी था, उसका ना कोई सीमांकन करना चाहता है, ना कोई चिन्हांकन करना चाहता है, ना उसको अतिक्रमण मुक्त करना चाहता है, क्योंकि वो सब हमारे जो एनक्रोचर हैं, पॉल्यूटर हैं, एक्सप्लॉइटर हैं, उनके कब्जे में है। और वो एक्सप्लॉइटर, पॉल्यूटर और एनक्रोचर कौन है? वो है कॉन्ट्रैक्टर। कौन है? कॉर्पोरेट। तो ये जो बड़े लोग हैं, इन बड़े लोगों के खिलाफ आज हमारा तंत्र कहीं भी ना कुछ बोलता है, ना कुछ करता है, ना कुछ लड़ता है। जो इनके खिलाफ कोई लड़ता है उसको तो ये जेल भेज देते हैं, लेकिन इनको कभी जेल नहीं भेजते कि ये हमारी नदियों में, तालाबों में कितना गंदा पानी करके हमें बीमार कर रहे हैं, हमें कैंसर से ग्रसित कर रहे हैं। ये सीधा क्रोमियम, HCl, लेड, मरकरी, नाइट्रेट्स, इतनी खतरनाक चीजें सब हमारी नदियों में डालते रहते हैं, लेकिन इनको कभी कोई सजा नहीं होती। इनके खिलाफ कोई 302 का मुकदमा, 307 का मुकदमा नहीं होता। लेकिन जो इनके खिलाफ लड़ता है, जो इनको रोकने के लिए लड़ता है, वो जरूर बेचारा जेल चला जाता है, उस पर जरूर मुकदमे हो जाते हैं। तो देखो, इस वक्त ऐसा लगता है कि हमारा लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र नहीं है। हमारा लोकतंत्र इस वक्त ठेकेदारों और उद्योगपतियों का तंत्र है, जो अपनी मर्जी से कुछ लोगों को चुनकर संसद में भेजते हैं, विधानसभाओं में भेजते हैं, और फिर विधानसभाओं में जाने के बाद और संसद में जाने के बाद उनके हित में ये सारे फैसले करवाते रहते हैं, उनके हित में ये कानून बनवाते रहते हैं। कभी कभी कोई क्रांतिकारी कानून दिखाने के लिए ये RTI फार्टीआई ले आते हैं कि देखो हम सूचना का अधिकार दे रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन ये इफेक्टिव नहीं होते, क्योंकि ये वहाँ जो बैठे लोग हैं, वहाँ जो बैठे ब्यूरोक्रेट हैं, आज तक भी इस RTI में सेक्शन 4 लागू नहीं हुआ, फिर किस RTI की बात कर रहे हैं? तो मुझे ये लगता है कि हम लोग दिखाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए कहते रहते हैं कि हमने बड़े क्रांतिकारी कानून बनाए, पर सचमुच वो क्रांतिकारी कानून नहीं है। यदि क्रांतिकारी कानून होते तो इस देश के लुटेरे, जो नए लुटेरे हैं, ठेकेदार, जो नए लुटेरे हैं, उद्योगपति, जो नए पॉल्यूटर हैं, अरे कागज के उद्योग, शराब के उद्योग, अब तो अखबार वाले और मीडिया वाले भी लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा नदियों को प्रदूषित करने वाले तो मीडिया वालों के कारखाने हैं। गंगा पर, आमी नदी पर, साई नदी पर, किसको कहें हम? तो इस वक्त हमारे जीवन को प्रदूषित करके, बीमार करके मारने का षड्यंत्र राजनेता सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और राजनेताओं ने ही संसद में और विधानसभाओं में ठेकेदारों को और उद्योगपतियों के इशारे पर काम करने का अब जुम्मा ले लिया है। इसलिए ये जो पार्टीगत राजनीति है, दलगत राजनीति है, ये इस देश में लोकतंत्र नहीं दे सकती। ये तो इस देश में केवल और केवल ठेकेदारों का और उद्योगपतियों का तंत्र दे रही है। तो क्या सर ऐसे समय हम सब लोगों को निराश हो जाना चाहिए? नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। ठेकेदार, निराश होने की जरूरत नहीं है। इस देश में आशाओं के बीज बहुत हैं। इस देश में सीड ऑफ होप तो वो सर कहाँ देखे हम? जब लोकतंत्र बता रहे हैं ठेकेदारों के पास से, उद्योगपतियों के पास से, ब्यूरोक्रेट्स। देखिए, ये जो है, ये अभी भी
वो आपके शहर में भी है, आपके गांव में भी है, सब जगह है। बट ऐसे अच्छे लोगों को हमने अपमानित करके चुप करके बैठा दिया है। हम यदि उनका अपमान करने का तौर तरीका थोड़ा बहुत रोक दें, और वो बेचारे अपमान के डर में घर से बाहर ही नहीं निकलते, या फिर वो अपमान के डर में अपना छोटा मोटा जो उनके जीवन में काम लगता है उसको करते रहते हैं। तो हमने जिस तरह से उनको अपमानित करना शुरू किया है, जिस तरह से हमने उनकी बोलती बंद की है, हम यदि थोड़ा भी एक अनुकूल वातावरण बनाने का काम शुरू करें। अभी बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू की है, और आज़ादी की दूसरी लड़ाई हमें लगता है कि शायद इसमें समय लगेगा, ये डिफ़िकल्ट है, ये बहुत आसान नहीं है, बट ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई एक आशा की किरण लगती है। और इसमें देश के नौजवान खड़े होंगे दोबारा, और देश के नौजवान जो अब निराश हो गए हैं कि दल तो कोई भी बने, दल तो कैसा भी बने, चाहे नया दल बने या पुराना दल बने, सब दलों का चरित्र फाइनली वही होगा। सब दल फिर वही कहेंगे, देखो ये मेरी जाति का है और मैंने तुम्हारी जाति के आदमी को टिकट दिया है, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम्हारी जाति के ज़्यादा लोग हैं। फिर वो सब लोग जो रेडिकल बोलते थे वो फिर जातिगत भाषण देने लगेंगे, जातिगत कैंडिडेट देने लगेंगे, जात बिरादरी को ही आगे ले आएंगे। तो देखो, यदि तुम दलगत राजनीति चलाओगे तो इस देश में लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता। यदि इस देश में लोकतंत्र कायम करना है तो जो संविधान में व्यवस्था है उस संविधान की व्यवस्था को बदलना ही पड़ेगा, और आपको असली दलगत राजनीति की शुरुआत करनी पड़ेगी। यदि आपको दल प्रिय हैं तो आप संविधान में दल की व्यवस्था बनाओ कि ये दल हैं और ये दल इस तरह से काम करेंगे। एक दल तुमने कल परसों बनाया और उसका एक आदमी पूरे देश में सारी लोकसभाओं की सीट सुनिश्चित करे और सारे देश में वैसे लोकसभा के लोग जाके बन जाएं, ये नहीं हो सकता। उसको सारा देश मालूम नहीं है, तो पूरा देश कैसे खड़ा हो? पूरे देश में यदि आप दलगत राजनीति भी चलाना चाहते हैं लोकतंत्र में, तो फिर संविधान में दलगत राजनीति की व्यवस्था करो कि दल कैसे अपने उम्मीदवारों को टिकट देगा। आज दल पर कोई डिसिप्लिन नहीं है। आज सारे दल अपने चुनाव से पहले स्लोगन्स का घोषणा पत्र बना देते हैं, नारों का घोषणा पत्र बना देते हैं, वायदों का पिटारा बना देते हैं, और आपका कमीशन, इलेक्शन कमीशन उनको एक मिनट के लिए नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन और छोटी छोटी चीजें जिनसे आपका नुकसान नहीं होता उनको तो रोक देता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये नहीं रोकता कि तुम्हारा जो मैनिफेस्टो है वो तुमने इतने दिनों से तुमने पहले ये लिखा था, चुनाव के बाद जब तुमने सरकार बनाई तो तुमने इसकी पालना क्यों नहीं की, कभी नहीं पूछता। तो भाई जो चीज तुम्हारी चुनाव के बाद लगने वाली नहीं है, चालू नहीं होने वाली है, उसको तुम चुनाव का हिस्सा क्यों बनाते हो? क्यों किसी पार्टी को मैनिफेस्टो बनाने देते हो? रोको ना मैनिफेस्टो बनाने से। और ये काम इलेक्शन कमिश्नर का है। इस देश का इलेक्शन कमिश्नर धोखा देने वालों को, चुनाव में धोखा देने वालों को, चुनाव में झूठी बात करके वोट को गलत तरीके से लेके आने वालों को रोकने का काम है चुनाव आयोग का। सर, एक बड़ा सवाल ये है, जो सिविल सोसाइटी है देश का, एक एनजीओ, एक सिविल सोसाइटी के लोग, अगर पूरा का पूरा संगठन अगर एक पार्टी में तब्दील, पॉलिटिकल पार्टी में तब्दील हो जाता है, तो क्या आप इसको नैतिक मानते हैं? ये तो कदाचित नैतिक हो ही नहीं सकता। इसको ये सवाल भी, मुझे लगता है ये सवाल भी अनैतिक है, क्योंकि यदि सिविल सोसाइटी किसी दलगत राजनीति का हिस्सा बन जाए तो वो नैतिक कैसे हो सकती है? लेकिन ऐसा इस देश में हो रहा है। मुझे नहीं लगता, वो कभी नहीं होगा। यदि देश की सिविल सोसाइटी किसी एक राजनीतिक दल का हिस्सा बन जाएगी तो ये देश खत्म हो जाएगा और इस देश के अंदर से आशाओं के बीज मर जाएंगे। अभी इस देश में आशाओं के बीज है। ये देश बहुत अच्छा है। ये देश कभी दुनिया का गुरु था, ग्लोबल टीचर था ये देश। ये देश इतनी जल्दी नहीं मरेगा। इस देश में सिविल सोसाइटी की अपनी स्ट्रेंथ है। सिविल सोसाइटी एनजीओ नहीं होती है। एनजीओ को सिविल सोसाइटी कहना बिल्कुल बेईमानी है। सिविल सोसाइटी होती है समाज, और ये समाज किसी पार्टी में नहीं जाएगा। इंडिविजुअल व्यक्ति अगर चाहे तो वो जा सकता है, पूरा का पूरा संगठन एक साथ किसी एक पार्टी के साथ नहीं जा सकता। ये गलत है, ये गलत है। सर, अभी अंतिम सवाल आज आपसे कि जैसे अलवर के आसपास के जिलों में राजेंद्र सिंह ने एक बहुत बड़ा काम किया। मैं उनको एक व्यक्ति की जगह की इंस्टीट्यूशन की तरह देखना पसंद करूँगा। तो ये काम जो अलवर में हुआ, देश के तमाम हिस्सों में, जैसे हम कहते हैं दीप से दीप जलाना, एक दीपक से दूसरा दीपक जलाना,
तो ये काम हो सकता था। राजेंद्र सिंह हर जगह नहीं जा सकते, लेकिन वो मॉडल पूरे देश में जा सकता है। तो इसको लेकर क्या कोई प्रयास किया राजेंद्र सिंह? देखो, मैं एक छोटे से गांव से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की, गोपालपुरा गांव से। एक छोटा सा काम किया, तालाब वालाब बनाया। वो काम फैलते फैलते उसी इलाके में, क्योंकि मैं उसी इलाके से निकला ही नहीं था बाहर, वहीं जड़ के जम के रहा। और वो 8600 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में, वो इलाके में रीएप्लिकेट हुआ, स्केलिंग अप हुआ, और उस इलाके में 7 नदियां पुनर्जीवित हुई। हिंदुस्तान की सबसे कम बारिश की जगह, जहां भगवान का सबसे ज्यादा गुस्सा रहता है, जहां पानी सबसे कम बरसता है, वैसी जगह पर 7 नदियों को पुनर्जीवित करने का काम किया। अभी उस 7 नदियों में किस तरह का काम हुआ, वहां के हिंदुस्तान के 3 वैज्ञानिकों ने बड़ा अध्ययन करके एक पुस्तक निकाली है। मैं आज आपको एक कॉपी दे दूंगा, अभी यहाँ रखी है, गांधी पीस फाउंडेशन के उस कमरे में रखी है, कुछ किताब मैं दे दूंगा, मैं बता दूंगा। एक गांव से हजारों गांव में ये काम फैला। फिर मुझे लगा कि ये काम चलो कहीं दूसरी जगह भी जा सकता है। महाराष्ट्र की अग्रणी नदी और मान नदी में आज की तारीख में ये काम बहुत जोरों से चल रहा है। कर्नाटक के गदग जिले में ईचनल्ला में यही काम, इसी तरह का काम बहुत जोरों से चल रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ साथियों ने अपने अपने तरीके से ये काम किया। मैं समझता हूँ कि छोटी छोटी जगह पर ये काम देश भर में थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, लेकिन इस काम को सरकारों ने ठीक मायने में रीएप्लिकेट होने और स्केलिंग अप होने में ऐसा पहाड़ की तरह बन के खड़े हुए, क्योंकि उनको लगता था कि ये काम स्केलिंग अप और रीएप्लिकेट हुआ तो ठेकेदारों की ठेकेदारी खत्म हो जाएगी, और इंजीनियरों की इंजीनियरिंग खत्म हो जाएगी, और नेताओं की नेतागिरी खत्म हो जाएगी। फिर यही राजेंद्र जैसे फक्कड़ लोग बनेंगे, और हम लोगों को फक्कड़ नहीं बनना, हम लोगों को बड़ा नेता बनना है, बड़ा इंजीनियर बनना है, बड़ा ठेकेदार बनना है, बड़ा ब्यूरोक्रेट बनना है। तो हम इस काम को अलग तरीके से करेंगे, ठेकेदारी की तरह से करेंगे। हमारे काम में ठेकेदारी नहीं थी। तो देखो, इस काम में जो बाधाएं हैं उनको भी समझना चाहिए। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इसको रिएप्लिकेट नहीं होने देगा, क्योंकि ये ठेकेदारी मुक्त काम है। ये कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का मॉडल है। ये सामुदायिक काम है, जहां 5, 7, 10 लोग राजी हो जाएं कि ये काम करना है, तो समुदाय अपनी ताकत से, अपने हाथों से उस काम को करने लग जाता है। तो ये सामुदायिक काम, इस सामुदायिक काम के खिलाफ राज्य बहुत बड़ी दीवार की तरह बन के खड़ा हुआ है, और राज्य में जो ठेकेदार हैं, राज्य में जो दलगत राजनीति के राजनेता हैं, वो इस काम को कदाचित भी रीएप्लिकेट नहीं होने देंगे, स्केलिंग अप नहीं होने देंगे। उन्होंने ये तो राजी करने के लिए मुझे कहा कि देखिए राजेंद्र भाई, आपने तो थोड़े से इलाके में काम किया था, हमने मनरेगा जैसी योजना बना दी, और मनरेगा जैसी योजना से इसको हम पूरे देश में रीएप्लिकेट और स्केलिंग अप कर देंगे। भाई, ये 10 साल का अनुभव बताता है कि मनरेगा में जो पैटी पॉलिटिक्स थी, उसने मनरेगा को कैसे अपने कैप्चर किया, कैसे उस मनरेगा को ठेकेदारी और दलाली में ले जाके फंसा दिया, कैसे उस मनरेगा को भ्रष्टाचारी मॉडल बना दिया। तो भाई वो जो ये मॉडल में आप लेके जाएंगे तो वो रीएप्लिकेट नहीं हो सकता। इसलिए तुम मेरे से पूछो कि राजन भाई, आपने 30 साल एक छोटी सी जगह पर लगाए, तो ये देश में रीएप्लिकेट कितना हुआ, स्केलिंग अप कितना हुआ? मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इस काम को देखा, उसमें से हजारों सैकड़ों नौजवान लगे। पत्रकार दोस्तों ने इस काम को बहुत अच्छे से लिखा, अरुण तिवारी बैठे हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छे काम किए जिनके मन में ये आया। देश के दूसरे हिस्सों के कुछ लोग अगर आना चाहें आपके पास अलग अलग जगहों से, तो किस तरह की मदद की अपेक्षा रखें आप? हमारे यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं, और केवल देश के नहीं, दुनिया के लोग आते हैं। अफगानिस्तान के इतने सारे, जब युद्ध के बाद इतने सारे लोग आए, सरकार, वहाँ की कैबिनेट, वहाँ का मिनिस्टर, सब लोगों ने आके देख के गए, और उन्होंने कुछ अच्छे काम किए अपने देशों में जाके। लेकिन मेरी सरकार को पता नहीं क्या डर बैठा हुआ है। मेरे जैसे मामूली आदमी से यार क्या डरने की जरूरत है? मेरे हाथ में तो ना तो कोई पावर है, ना मैंने कभी पावर ली। मेरे जैसे छोटे से मामूली आदमी से यदि कोई राज डरे या कोई भारत सरकार डरे, ये तो बिल्कुल बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो सर, ऐसे दूसरे हिस्सों से कुछ लोग रिप्लिकेट करना चाहते हैं अपने अपने जिलों में, अपने गाँव में, आते हैं, उनका बहुत स्वागत है, वो हमारे इलाके में आए। और अभी भी हमारे यहाँ, जैसे अभी आंध्र के कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ महाराष्ट्र के लोग अभी आके गए,
बुल्ढाना के हजारों लोग बार बार कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो जहाँ लोग पानी का काम करते हैं लोग बराबर आते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, जाते हैं। हमारा जो जगह है वो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ बिना क्लासरूम के जमीन पर लोगों को पढ़ाया जाता है। और इस देश में पानी की सारी विधि तकनीक हमारे यहाँ से नदी पुनर्जीवन के लिए, देखो इस 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में दुनिया में सारी नदियां मर रही हैं, सूख रही हैं। राजस्थान ऐसी जगह है जो इस 21वीं शताब्दी के दूसरे दशक में जो शोषण का युग है, जो प्रदूषण का युग है, जो लालची विकास का युग है, इस लालची विकास के युग में शोषण, प्रदूषण और अतिक्रमण जो बिल्कुल केंद्र में है, उस काल में भी यदि 7 नदियां बेपानी जो मर गई थी, सूख गई थी, पानीदार बन गई, तो ये बताता है कि ये देश, इसमें आशाओं के बीज बाकी है, इसमें सीड ऑफ होप अभी भी है। लेकिन वो होप वही है जहां समाज के मन में एहसास हो जाए कि यार हम खुद कुछ कर सकते हैं। और जब वो एहसास होता है फिर उसको कोई आभास कराने वाला मिल जाए कि कहां पहुंचना है, नदियों कैसे जाना को लेकर जिस तरह की उपेक्षा समाज में देखने को मिल रही है, जैसे आप 7 नदियों के पुनर्जीवन की बात कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपके जीवन में ही गंगा और यमुना के पुनर्जीवन की बात हमें करनी पड़े। भाई गंगा और यमुना के तो पुनर्जीवन की आज सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि गंगा और यमुना नाम के नाले बहते हैं, नदी नहीं है। ना गंगा नदी बची है ना यमुना नदी बची है। यमुना नाम का नाला यहाँ से मुश्किल 100 कदम पर है, जाके देख लो, वो यमुना नाम का नाला है। और कानपुर में जाके गंगा नाम के नाले को देख लो। तो इनको पुनर्जीवित करने की जरूरत है। और जो हमारी पार्टियों के घोषणा पत्र हैं, उन घोषणा पत्रों में ना तालाब की बात है, ना जोहर की बात है, ना नदी की बात है, उनमें कुछ और विकास की। तो सर ये पैसे से तो नहीं हो सकता ना, हजारों अरब रुपए यहाँ लगा दिए गए, पानी की तरह नदियों में ये बहा दिया गया। हाँ, तो क्या ये पैसों से तो नहीं हो सकता? ये देखो, ये काम कभी कभी पैसे की भी जरूरत होती है, लेकिन पैसे से ज्यादा प्यार की जरूरत है। जिनके मन में, दिल में नदी बची है, पानी है, जिनकी आंखों में पानी है, जो गरीब को देख के, बेपानी आदमी को देख के जिसका दिल पानी पानी होता हो, ऐसे राजनेता यदि इस देश में होते, तो जब ये नदियां नाला बनना शुरू हुई थी तभी इसके खिलाफ लड़ाई शुरू होती। और ये लड़ाई बहुत पुरानी नहीं थी। मैं जानता हूँ कि नदियों का नाला बनने का काम हमारी गुलामी के दिनों में शुरू हुआ। सबसे पहले 1932 में बनारस शहर में हॉकिंस ने गंदे नालों को गंगा में जोड़ने का आदेश दिया। और उस वक़्त एक शिक्षक ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। सफल इसलिए नहीं हुए कि बहुत सारे लोगों के मन में बनारस को सुंदर बनाने के सपने थे, और उन सपनों में उनको लगा कि ये जो ब्रिटिश सरकार है ये इन गंदे नालों को पक्के नाले में बदल कर गंगा में मिलाएगी। इसलिए इस लालच में उन्होंने गंगा में अपने गंदे नाले मिलाने का काम शुरू किया। मुझे लगता है कि वो लालच आज़ादी के बाद और बढ़ता गया, और इस वक्त हमारी जो मैले की मैली राजनीति है वो और ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट नदियों को शुद्ध करने के नाम पर, और जो नदियों को नाला बनाने वाले कॉरपोरेट हैं उन्हीं से पैसा लेके आना चाहती है, क्योंकि वो पॉलिसी में और कानून में उनकी सहमति चाहती है। नदियों को जोड़ के क्या नदियाँ बच जाएंगी? नदियों को जोड़ के नदियाँ भी मर जाएगी और देश भी टूट जाएगा, और नदियाँ नाले बन जाएंगी, और ये देश एक मैले की मैली राजनीति का केंद्र बन जाएगा। क्योंकि देखो, मैंने कभी सड़कों को जोड़ने का विरोध नहीं किया, मैं हमेशा सड़क जोड़ने के पक्ष में था। लेकिन नदी जीवन है, नदी का अपना एक झील पुल होता है, नदी का एक अपना प्रवाह होता है, नदी का एक अपना जीवन होता है। उस जीवन को आप मर्जी आए जैसे नहीं मोड़ सकते, और मर्जी आए जहां नहीं ले जा सकते। उसके साथ यदि आप छेड़छाड़ करोगे तो वो दूषित, प्रदूषित और भ्रष्टाचार का केंद्र बनेगी, और फिर ये देश टूटेगा, बीमार होगा, यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की हेल्थ और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। क्योंकि अब नदियों में शुद्ध निर्मल जल नहीं बहता, अब उनमें गंदा, लेड,